Ladies and gentlemen, presenting you your host for the day. Please put your hands together for Ajay Kumar Solanki. दाल तड़के में पड़ते जैसे जीरे हैं और यही हमारी ब्राइट साइड के असली हीरो हैं। सम्मान का मोह ना अपमान का भय। जो अपमान कर रहा है वो भी कृष्ण है और जो अपमान सह रहा है वो भी कृष्ण है। करने और कराने वाला दोनों ही कृष्ण है। कुछ अभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक्टिंग करके दिखा दें, कुछ अगर हो जाए तो। अरे मोहतरमा आदाब, बंदे को रियान कहते हैं और आपकी तारीफ रुखसार। बड़ा खूबसूरत नाम है आपकी तरह, और हमारे बारे में तो आपको मालूम ही होगा। पूरे भोपाल में सबसे हैंडसम बंदे हम ही हैं। अब ऐसा हम नहीं कहते, लोग कहते हैं, और लोग कहते हैं तो सही कहते होंगे। अरे 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 रुखसार, अरे माशाल्लाह निकल गई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं क्या? क्योंकि जनता अभी ये नहीं जानती है कि अजय कुमार एक मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं या नहीं, क्योंकि उस वीडियो के देखने के बाद लोगों के मन में यही जहन में है कि एक मिमिक्री आर्टिस्ट होके उन्होंने मिमिक्री अच्छी नहीं करी कि क्या नहीं किया। इस पे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने पॉजिटिव एक वीडियो बनाया, डाला, लोगों ने पसंद किया, आपकी तारीफ भी हुई, लेकिन क्या अंदर से थोड़ा बहुत गुस्सा नहीं आया कि उनको इतना नहीं करना चाहिए? तब से ये भाई साहब अंजलि अलग अलग डायलॉग बोल रहे जो मेरी आवाज में है ही नहीं। इतना घटिया मिमिक्री मैंने कभी देखा ही नहीं है। जब सुनील शेट्टी बोलता है तो एक मर्द की तरह बोलता है। क्या बात है, ये एक बच्चे की तरह बोल रहा था। बिल्कुल हाँ सर, तो जब मिमिक्री करते हो तो अच्छी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, खराब नकल नहीं करनी चाहिए। सॉरी सर, सॉरी। बाद में बुरा लगा यार, ये क्या हुआ? अजय जी, आपके बाल देख के मुझे फिर से उन्हीं की याद आ रही है। उन्होंने कहा कि बाल रखने से कोई सुनील शेट्टी नहीं होता। पहले तो ये जानना चाहिए, मान लीजिए कोई भोपाल का लड़का या लड़की है, वो थिएटर करना चाहता है, उसको अभी आइडिया नहीं है, तो उसके लिए कुछ बताइए, कहाँ से करे, कैसे स्टार्ट कर सकता है? कुछ भोपाल के बारे में बताइए। अरे भोपाल कैसा शहर है, उसके बारे में कुछ बताइए। भोपाल यार, भोपाल तो एकदम जान है। आप परफॉर्मेंस देखेंगे, सबाई भट्ट की परफॉर्मेंस भी होगी, या बीच में और भी जिन भी लोगों की परफॉर्मेंस थी, एकदम धुआंधार पानी भी गिर रहा था बीच में। साफ भोपाल की जनता ने वहाँ पे छतरी चालू कर ली, छतरी लगा ली, कई लोगों ने कुर्सियाँ ऊपर रख ली, अगर आप उसका वीडियो देखेंगे तो, लेकिन टस से मस नहीं हुई। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट डिस्कशन कैफे। चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आज के जो हमारे मेहमान हैं बेहद खास हैं। खास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके अंदर जो कला है, एक नहीं कई कलाएं हैं। एक्टिंग कर लेते हैं, होस्ट कर लेते हैं, सिंगिंग का भी शौक रखते हैं। चलिए मिलवाते हैं अजय सोलंकी जी से। थैंक यू सर। चलिए अजय जी, शुरुआत करें। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए, फिर अपन आगे सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। बिल्कुल, जर्नी डिस्कस हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि पिछले कई सालों से, मतलब जब मैं कॉलेज टाइम पे था तब से ही मतलब एक था कि कला के क्षेत्र में कुछ करना है, लेकिन ऐसे परिवार से मैं आता था कि जहाँ पे कोई कलाकार नहीं था, तो ये समझने में बहुत टाइम लगा कि एक्चुअल में करना क्या है। बट कॉलेज लेवल पे जब थे तो कॉलेज में एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट हम करते थे, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। कॉलेज लेवल तक मैं होस्टिंग नहीं करता था, एंकरिंग नहीं करता था, कभी की ही नहीं मैंने, पर वहाँ मैं सिंगिंग करता था और नाटक वगैरह में हिस्सा लेता था। तो कॉलेज टाइम तक ऐसा था कि हाँ, सिंगिंग काफ़ी लोग पसंद करते थे। हमारे जितने भी दोस्त हुआ करते थे, वो क्लास में भी बिठा के, भाई चलो ये वाला गाना सुना दो, वो गाना सुना दो। तो एक मतलब उसको एकदम ये नहीं कह सकता मैं कि मैं करियर के तौर पे सोचा हूँ मैंने, बस शौकिया तौर पे मैं गाता था उस समय तक, बस यही था। तो कॉलेज लेवल पे गाना गाते रहे। उसके बाद में जब कॉलेज से निकल गए, उसके बाद एक कंपनी में जॉब करने लगे, जैसा अमूमन दूसरे लोग करते हैं। तो उस कंपनी में जॉब करते समय, मतलब कंपनी में जॉब भी मेरा ऐसा था कि वहाँ भी इवेंट रिलेटेड जॉब था मेरा। तो एक्सीडेंटली ऐसा हुआ है कि 2018 के आसपास उस कंपनी का कोई प्रोग्राम हो रहा था, तो वहाँ कोई एंकर आए हुए थे और बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर प्रोग्राम्स करने थे, सोसाइटी इवेंट्स करने थे। तो एक इवेंट हुआ उन एंकर के साथ में, वो भी कमाल के एंकर थे, लेकिन कंपनी को में भी हो सकता है कि वो चीज़ कुछ समझ में नहीं आई होगी, कुछ और चाहते होंगे, कुछ और एक्सपेक्टेशन होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, कुछ चेंज करो।
तो अगले दिन फिर से एक सोसाइटी में प्रोग्राम था। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार अब क्या करें, आप लाओ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मार्केटिंग से बिलोंग करता था वहाँ उस जॉब में, तो हमारा ही काम था पूरा मैनेजमेंट देखना करना। तो कोई नहीं मिला पर्टिकुलर इतनी जल्दी। तो फिर जितने भी हमारे ऊपर वाले जो बॉस लोग थे, उन्होंने बोला यार एक काम करो, कौन होस्ट करेगा, तुम कर लो बोले। तो बस हम कह सकते हैं कि एक्सीडेंटली वहाँ पे मुझे एक मौका मिला होस्टिंग करने का, और मैंने वहाँ पे एंकरिंग की। और उसके बाद मुझे लगता है कि मैंने उस कंपनी के लिए ही कम से कम सैलरी में कम से कम 200-300 बार एंकरिंग की होगी। चलिए, एंकरिंग की बात हो गई, एक्टिंग की भी बात हो गई थोड़ी बहुत, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्या एक मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं आप? क्योंकि बीच में हमने कुछ वीडियोस देखे, सुनील शेट्टी वाला मैटर देखा, तो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं क्या? क्योंकि जनता अभी ये नहीं जानती है कि अजय कुमार एक मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं या नहीं, क्योंकि उस वीडियो के देखने के बाद लोगों के मन में यही जहन में है कि एक मिमिक्री आर्टिस्ट होके उन्होंने मिमिक्री अच्छी नहीं करी कि क्या नहीं किया, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है एक्चुअली। आप पर्टिकुलर वो उतना आप वीडियो भी देखेंगे ना, जो भी सर्कुलेट हुआ मीडिया में और पेजेस पे, तो उसमें ना वो ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई शेट्टी साहब के सामने कोई होगा परफॉर्मर, उसने मिमिक्री की होगी, जबकि चीज़ें कुछ और हैं। लाइक मैं वहाँ पे एंकर था, और एक एंकर का काम होता है किसी भी सेलिब्रिटी की हाइप को बनाना पब्लिक के बीच में। वहाँ जो ऑडियंस बैठी है उसके बीच में आप पब्लिक में उसकी हाइप कैसे क्रिएट करोगे, जब आपका सेलिब्रिटी बैक स्टेज है और आप पब्लिक को बता रहे हो कि आपके बीच में आपके सुपरस्टार बस थोड़ी देर के बाद में आने वाले हैं, और जब वो आएंगे यहाँ पे तो हम उनसे ये वाली फिल्म का ये वाला डायलॉग ज़रूर सुनेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो भी हम कर सकते हैं, चाहे वो उनके गाने हों, चाहे उनके डायलॉग्स हो, चाहे और भी चीज़ें, तो बस कह सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर टाइम था वहाँ पे जो भी मैंने उनका एक डायलॉग बोला था। नहीं भी हो सकता है कि वो बहुत बड़ा एक कन्फ्यूज़न वहाँ पे पीछे गया और वीडियो आपके सामने आए, तो मैं भी बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न पब्लिक को एक्चुअली ये था कि मिमिक्री वहाँ पे हुई है। मिमिक्री नहीं की है एक्चुअली मैं मिमिक्री, हाँ आपका जो सवाल है, मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं, मिमिक्री नहीं करता हूँ मैं। हाँ मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ और एंकरिंग तो आपने करता हूँ। मतलब जब शुरुआत की वहाँ पे होस्ट करने की, तो जिक्र किया था कि मैं कोई मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली देखो इस तरह का कोई सवाल कोई होता ही नहीं है ना। जब आप शो को फ्लो में चला रहे होते हो ना, तब आपके जहन में ये सारी चीज़ें नहीं होती है कि मैं यहाँ पे ये करूँगा तो इससे क्या होगा या चीज़ें वैसे भी देखो आप होस्ट हो, आपने तमाम एंकर्स को देखा होगा, चाहे वो देश के बड़े बड़े जितने भी एंकर्स हुए, मैं बात करूँ अगर मनीष पॉल भी, हाँ, अब इनका कोई शो आप देखोगे तो शो में भी कितनी बार हो सकता है कि वो किसी भी जैसे आपने अवार्ड्स फंक्शंस देखे होंगे, आईफा हो या बड़े बड़े जितने भी फंक्शंस हो, उसमें आपने मनीष पॉल को देखा होगा। कई बार वो एक्टर्स बैठे रहते हैं, सामने से वो उनके डायलॉग भी बोलते हैं, सामने से वो कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो जनरली जो एंकर का जो स्वभाव होता है, जो एंकर जिस तरह से पब्लिक में हाइप क्रिएट कर सकता है, वही करने की कोशिश करी थी। और ये सब चीज़ें पहले से ऐसे डिस्कस भी नहीं होती कि ये ऐसा करना है या कुछ है। और लेकिन एक चीज़ हमने देखी कि जनता ने आपका सपोर्ट, मतलब हमने चाहे आपका इंस्टा रील्स हो या यूट्यूब वीडियो हो, दोनों जगह हमने देखा कि जो कमेंट आए हैं लोगों के, बहुत प्यारे कमेंट किए हैं, आपके फेवर में किए हैं, पॉजिटिव कमेंट किए हैं। इवन मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कमेंट में ऐसी चीज़ें दिखी हैं कि सुनील शेट्टी को उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया है, आपके ऊपर ये भी कहा है कि आपको वहाँ कुछ बोलना चाहिए था। इस पर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने पॉजिटिव एक वीडियो बनाया, डाला, लोगों ने पसंद किया, आपकी तारीफ भी हुई, लेकिन क्या अंदर से थोड़ा बहुत गुस्सा नहीं आया कि उनको इतना नहीं करना चाहिए था? देखो जेस्चर की तारीफ काफ़ी हुई है मेरे पास में, मतलब मैं आपको नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स का मेरे पास में पर्सनल डीएम आया है और उन्होंने मुझे उसके लिए बड़ा मुझे तारीफ भी की, उसके लिए मुझे अच्छे शब्द कहे कि जिस तरह से आपने रिएक्ट किया वहाँ पे, वो बहुत अच्छे से आपने हैंडल किया सिचुएशन को, इस तरह के मुझे रिस्पॉन्स आए। अच्छा, ये कलाकार के तौर पे जब आपके साथ कोई चीज़ होती, उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई चीज़ हो रही है, तो आपको ये नहीं पता रहता कि मैं यहाँ पे कैसा रिएक्ट करूँ। हाँ, वो बाय डिफॉल्ट आपका वो रिएक्शन वहाँ पे निकलता है। अब वो हम कह सकते हैं कि जो उस समय ईश्वर की जो रचना थी, ईश्वर का जो वो था, मैंने वहाँ पे किया, और मैं ये मानता हूँ कि मेरे तरफ से बेस्ट जो रिएक्शन हो सकता था वो उस समय निकला। और बहुत हम्बल सा आपका रिएक्शन। गुस्सा करना या वो करना, ये मेरे एक 0.1% भी मेरे दिमाग में नहीं आया, बिकॉज देखो यार बहुत बड़े कलाकार हैं,
सुनील शेट्टी हमारे देश के बहुत बड़े कलाकार हैं, और अगर वो मुझे कुछ वहाँ पे कह रहे थे तो मैं उसको एकदम स्माइल के साथ में मैंने वहाँ पे पॉजिटिवली उस चीज़ को लिया, हम्बलनेस के साथ में मैंने वहाँ पे लिया। और उस समय तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक कलाकार के तौर पे बाद में बुरा लगा कि यार ये क्या हुआ, क्योंकि इंटेंशनली आप का इंटेंशन वैसा नहीं है ना किसी को हर्ट करने का। आप एज एन एंकर अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपका ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं है कि मैं कुछ ऐसे शब्द कहूँ कि सामने वाले को बुरे लग जाएं। अच्छा, मैं इसको एक दूसरे तरह से भी देखता हूँ कि मैंने अभी हाल ही में एक वो देखा, वैसे मैं भगवत गीता मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। उसमें एक कहीं लिखा हुआ है, किसी अध्याय में लिखा हुआ है कि ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय, जो अपमान कर रहा है वो भी कृष्ण है और जो अपमान सह रहा है वो भी कृष्ण है, करने और कराने वाला दोनों ही कृष्ण है। तो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ और बिल्कुल मुझे उस चीज़ से बिल्कुल भी कुछ वैसा नहीं लगा। हाँ, मैंने उस चीज़ को पॉजिटिव ज़रूर लिया है। आपने कहा कि उस टाइम जो रिएक्शन आया वो जेन्युइन रिएक्शन था, है ना? तो क्या बाद में लोगों के कमेंट के बाद आपके जहन में नहीं आया कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा लहजा नरम रखना चाहिए था, या कुछ थोड़ा सा कहना था तो थोड़ी सी बात कह लेते, ऐसा कुछ? ना, देखिए, मैंने कमेंट्स पढ़े, मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े और काफ़ी लोगों ने मतलब आप कहेंगे कि या तो वो मेरे फेवर में बात कर रहे थे या फिर उनको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे। कुछ प्रतिशत लोगों का ऐसा भी था कि जैसे पहले आपका मैं जवाब देता हूँ कि अब मुझे ऐसा तो नहीं लगा कि ऐसा उन्हें नहीं करना था या ऐसा कुछ था। देखो, पर्टिकुलर वो एक टाइम था, एक रिएक्शन था, एक हीट मोमेंट था, वो हुआ और चला गया। अब जनता जनार्दन है, जनता अच्छा बुरा सब समझती है। जनता ने जो समझा वो अपना रिएक्शन वहाँ पे दिया, जो भी उनको ऐसा लगा कि देखिए पब्लिक ने जो भी वहाँ पे लिखा ना, उससे एक चीज़ तो ये समझ में आई कि चाहे कितना भी बड़ा कलाकार हो, मैं हूँ या आप हैं या कोई भी कितना भी बड़ा कलाकार हो, जनता से बड़ा नहीं हो सकता। आज हम आपके पॉडकास्ट में बैठे हैं यहाँ पे, तो भी मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि उस जनता की बदौलत है कि हम यहाँ तक आज आपके सामने बैठे हैं। शायद वो जनता नहीं होती या जनता ने आज तक हमारे जो भी काम हमने किए हैं, चाहे वो एक्टिंग रिलेटेड हो, चाहे मैंने जितने भी जगह पे जितने भी इवेंट्स किए हों, एज एन होस्ट मैंने काम किया हो, या मैंने जहाँ भी सिंगिंग परफॉर्म किया हो, अगर मुझे जनता ने प्यार नहीं दिया होता, जनता ने अगर मेरी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया होता, तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठ पाता। तो जनता से बड़े हम नहीं हो सकते, और वो अच्छा बुरा सब समझती है, उसे सब समझ में आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भगवान है वो जो भगवान है वो जनता है हमारे लिए। हाँ अजय जी, आपके बाल देख के मुझे फिर से उन्हीं की याद आ रही है। उन्होंने कहा कि बाल रखने से कोई सुनील शेट्टी नहीं हो जाता। तो पहले तो ये जानना चाहूँगा, बाल आपने किसको देख के रखे हैं, किसी को, या अपनी खुद की इच्छा रही है या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा मैंने किसी को देख के तो नहीं किया है मैंने, और मैं बहुत बार मैंने बाल अपने बढ़ाए हैं, लाइक नहीं अच्छे भी लग रहे हैं, तभी मैं पूछ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं कॉलेज टाइम पे भी मैंने बाल बढ़ाए थे, तो तब भी काफ़ी लोगों को पसंद आते थे। फिर मैंने 3-4 साल ऐसे बाल नहीं रख पाया मैं। जब कोविड आया, तो कोविड के बीच में जब कोविड तक मैं मतलब उसके कोविड के आने से पहले तक मैं वर्किंग था। कोविड के बाद मैं जॉब छूट गई थी मेरी, तो तब मुझे समझ में आया कि यार ऐसा क्या किया जाए, कि ऐसा क्या क्रिएटिव किया जाए कि मैं वहाँ पे स्टार्ट करूँ। तब मेरे बाल थोड़े थोड़े ग्रो होना चालू हुए, बढ़ने चालू हुए, तो मैंने कहा बाल बढ़ाता हूँ यार, और मैं वाइन्स वीडियो बनाना चालू करता हूँ। तो 2020 के आसपास मैंने काफ़ी वाइन्स वीडियो बनाए। जब कोविड का टाइम था, लॉकडाउन था, तो मैं काफ़ी वाइन्स वीडियो बनाता था। तो बाल बढ़ाने का मेरा उद्देश्य उस समय ये था कि मैं अलग अलग कैरेक्टर्स मुझे करने हैं। किसी में मुझे आंटी बनना है, किसी में मुझे मम्मी बनना है, किसी में मुझे छोटे बाल वाला कुछ बनना है। तो छोटे बाल तो हम बाल को सेट करके कर सकते हैं, तो बड़े बाल करने का रीज़न था कैरेक्टर्स करना। तो उस समय मैंने इस वजह से बाल बढ़ाए थे, और काफ़ी लोगों ने फिर उसे पसंद किया कि नहीं यार ये ज़्यादा सूट करता है, तो उसको चालू रखा। बीच में बाद में कट भी गए। एक मूवी भी इस बीच में शूट हुई जिमी शेरगिल के साथ में, उसमें भी बड़े बाल का डिमांड था। मतलब एक क्रिकेटर का उसमें कैरेक्टर है, तो उसमें बड़े बाल की वजह से आई थिंक वो हुआ था। तो वो भी उस वजह से हुआ था, तो तब भी पसंद किया। बाद में कट भी गए, वापस फिर से बढ़ा लिया उसे। चलिए, अच्छा लगा। ये बताइए अजय जी, मान लीजिए कोई भोपाल का लड़का या लड़की है, वो थिएटर करना चाहता है, उसको अभी आइडिया नहीं है, तो उसके लिए कुछ बताइए, कहाँ से करे, कैसे स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। और देखिए, रंगमंच बहुत ज़्यादा किसी भी आर्टिस्ट के लिए, अगर कोई जो भी एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, एक्टिंग की फील्ड में जो आना चाहते हैं,
या फिर मेरा ये मानना है पर्सनली रंगमंच को लेके, रंगमंच आपको एक्टिंग सिखाए ना सिखाए, आपका व्यक्तित्व ज़रूर बना देगा। जितना मेरा पर्सनल ये मानना है कि वो जो ग्रूमिंग आपकी करता है, जो व्यक्तित्व आपका सिखाता है, आपका नज़रिया जो है ना, दुनिया को देखने का जो नज़रिया है आपका, जो आपको वर्ल्ड को आप जो जिस तरह से आज देखते हो, वो आपका रंगमंच में आने के बाद में मैं डेफिनेटली श्योर हूँ, मैं 100% के आपका नज़रिया बदल जाएगा चीज़ों को देखने का। एक आर्टिस्ट, एक रंगमंच का कलाकार दुनिया को अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखता है वो। तो डेफिनेटली जिन भी बच्चों को या जो भी थिएटर में जाना चाहते हैं, रंगमंच में जाना चाहते हैं, या फिर हम कहें कि एक्टिंग के वर्ल्ड में वो कुछ करना चाहते हैं, तो ज़रूर उन्हें थिएटर करना चाहिए। और अब आपका सवाल कि थिएटर कैसे करना चाहिए, कैसे ज्वाइन करना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है ये। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो शायद एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते थे, लेकिन हमें हमारे घर में यही नहीं पता था कि क्या थिएटर होता है, कहाँ से थिएटर कर सकते हैं, ये बहुत टाइम तक हमको पता नहीं चला। तो आई थिंक अगर ये बहुत जल्दी पहले पता चल जाता तो हो सकता है कि बहुत जल्दी हम थिएटर कर पाते। मैंने भी थिएटर किया है, थोड़ा किया है। तो देखिए बहुत सारे थिएटर्स ग्रुप हैं भोपाल के अंदर भी, आप उनको कांटेक्ट आप कर सकते हैं। इंस्टा पे भी आपको बहुत सारे पेजेस मिल जाएंगे। इसके अलावा आप गूगल भी करेंगे तो आपको काफ़ी सारे आपको थिएटर ग्रुप्स मिल जाएंगे। अगर बच्चे हैं तो उनके लिए जवाहर बाल भवन है, वहाँ से आप रंगमंच की बारीकियाँ सीख सकते हैं। मैंने भी जो थोड़ा सा मैंने जो थिएटर किया है त्रिकर्षी नाट्य संस्था के साथ में, तो वहाँ हमारे कहूँगा कि चच्चा थे, अभी तो स्वर्गीय हो गए हैं, KG त्रिवेदी चच्चा, उनसे ही हमने कुछ गुण वहाँ पे सीखे हैं। तो वे वहाँ पे आई थिंक कह सकता हूँ कि वे वहाँ पे निर्देशक थे या बच्चों को सिखाते थे। और आज भी मतलब संस्था चल रही है त्रिकर्षी नाट्य संस्था, जो कि चिंटू भैया भी बच्चों को सिखाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं भोपाल के अंदर, और अपने बारीकियों को आप सीख सकते हैं एक्टिंग की। और इसके अलावा आप अपने व्यक्तित्व को वहाँ से निखार सकते हैं इसके माध्यम से। एक चीज़ और, मान लीजिए हमने या किसी ने भी थिएटर कर लिया, उसके बाद की जो लाइन है कि ऑडिशन कैसे देना है, कहाँ देना है, कहाँ से हमको पता लगेगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, फिर अपन आगे चर्चा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि कोई भी कलाकार जो एक्टिंग फील्ड में आना चाहता है या फिर वो काम करना चाहता है, तो सबसे बड़ा सवाल उसके अंदर यही रहता है। और आज से 5-7 साल पहले मैं भी कह सकता हूँ कि यही सवाल मेरे जहन में भी था कि भाई एक्टिंग तो आती है लेकिन कहाँ करें, कहाँ जाके करें, एक बहुत बड़ा सवाल है ये। तो जैसे ही आप इस फील्ड में आते हो ना, आप रंगमंच से जुड़ जाते हो, या फिर आप कहें कि रंगमंच आप नहीं भी जुड़े हो लेकिन आपको लगता है कि आपके अंदर एक कलाकार है, तो ऐसे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो आपके लोकल, आपके भोपाल में, अगर जैसे हम भोपाल में हैं तो भोपाल में हम बात करें तो बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। इनके बारे में आपको आज सोशल मीडिया पे बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कास्टिंग आप अगर शब्द डालेंगे तो कास्टिंग शब्द से ही आपको बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर की डिटेल आ जाएगी, क्योंकि कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर अपने नाम के आगे कास्टिंग लिखता है ना। तो कास्टिंग आप वर्ड डालेंगे तो कास्टिंग का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो किसी प्रोजेक्ट में कास्ट कर रहा है, कास्ट कर रहा है मतलब उसके पास में कुछ काम है, उसके पास में कुछ कैरेक्टर्स हैं, उसके लिए वो पर्टिकुलर ऑप्शंस ढूंढ रहा है और कास्ट कर रहा है। अब वो कास्ट उसके पास में मे भी हो सकता है प्रोडक्शन से आया हो, वो उसके पास में डायरेक्टर के थ्रू आया हो। तो ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आप कास्टिंग अपनी करवा सकते हैं, आप उनको ऑडिशंस दे सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे जाके आप डायरेक्ट कास्टिंग भी कर सकते हैं। आप पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे ऐसे पेज मिल जाएंगे जो कास्टिंग की डिटेल्स डालते हैं। लाइक मुकेश चावड़ा जैसे बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं हमारे देश के, उनका पर्टिकुलर एक पेज है इंस्टा पे। तो जहाँ भी पूरे देश के अंदर जितने भी जगह पे वो कास्टिंग करते हैं तो उसका डिटेल वो पहले ही 1-2 हफ्ते पहले शेयर कर देते कि इस तारीख को इस जगह इतने बजे से कास्टिंग होगी, तो आपको ऑडिशन के लिए आना है। ओपन ऑडिशन है, एज ग्रुप भी उसमें लिखा होता है कि भाई 20 से 25 साल तक का हमको मेल फीमेल चाहिए या हमें 50 साल के मेल फीमेल चाहिए। उस क्राइटेरिया में जो आता है वो जा सकता है। इसी तरह के बहुत सारी जो पोस्ट हैं वो डलते जाते हैं और आप उनके थ्रू उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। एक और इसी से जुड़ा, मैं बंद करने वाला था ये चीज़, लेकिन एक सवाल और आ गया कि लोग कहते हैं जो इस फील्ड में हैं वो कहते हैं कि स्ट्रगल बहुत है, उसके बारे में बताइए कि या सच में है स्ट्रगल या लोग कहते ही हैं, या क्या कहानी है इसके पीछे? देखिए, अगर आप किसी चीज़ को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं तो फिर स्ट्रगल नहीं है, फिर आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं।
और स्ट्रगल लाइक आप यार बिना कुछ किए कैसे कुछ मिल सकता है। अगर हम उसको स्ट्रगल कहें, उसको हम नाम दें स्ट्रगल का, तो फिर वो मुझे लगता है कि ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बिना कुछ करे तो जय जयकार नहीं होती ना। तो आपको कोई भी काम करोगे, आज कोई यूपीएससी क्रैक कर रहा है तो क्या उसको बिना संघर्ष किए मिल गया क्या? आज अगर कोई व्यक्ति उसको छोटा सा भी कोई काम मिला है, लाइक कोई किसी प्रोजेक्ट में उसको कास्ट कर लिया, किसी प्रोजेक्ट में उसको काम मिल गया एक्टिंग का, तो हम ये नहीं कह सकते कि बिना स्ट्रगल के ही वो वहाँ पे चला गया है। ना जाने कितने लोगों को उसका आमना सामना हुआ होगा, क्योंकि जब आप किसी एक पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के लिए आप कास्ट होते हो ना, तो आप ये मान के चलिए पता नहीं कितने लोगों से आप कंपटीशन करके यहाँ तक आए हो। तो स्ट्रगल तो हर फील्ड में है, हर जगह है, आप उसको कैसे लेते हो। और बिल्कुल ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है। अगर आप प्यार करते हो तो आप बिल्कुल, आपका वेलकम है। अगर आप एक्टिंग रिलेटेड अगर चीज़ों का पूछ रहे हो, अगर आप प्यार करते हो वाकई में अपनी चीज़ों से, अगर आप बोर नहीं हो सकते, अगर आप इस फील्ड से बोर नहीं हो सकते, तो बिल्कुल आपका वेलकम है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है अभिषेक जी कि अगर आप सोचो कि मैंने एक्टिंग करना स्टार्ट किया और कल ही मुझे कोई काम बड़ा मिल जाए। हाँ, लोगों के जहन में रहता है कि हमने आज शुरुआत की, कल ही हमको कुछ बड़ा मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि, लेकिन ये ज़रूर है कि कोई ना कोई रोल, कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर ज़रूर होगा जो आपके लिए लिखा गया होगा। क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लुक पे भी जाता है, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो एक्ट के थ्रू भी जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और आप लगातार बस काम करते रहिए अपना, और देखते देखते आपको ज़रूर आपके मुताबिक जो आपका कैरेक्टर होगा वो ज़रूर आपको मिलेगा। एक चीज़ और, ये एक्टिंग और एंकरिंग कैसे, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ? जैसे मैंने पहले भी बताया कि कॉलेज टाइम तक ना मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ क्या नहीं। तो मैं सिंगिंग वगैरह करता था, कॉलेज टाइम पे मैं सिंगिंग करता था। अब जब मैं अपनी जॉब में आ गया तो वहाँ मैं एंकरिंग करने लगा। अच्छा, तब तक भी मैं उस कंपनी के लिए एंकरिंग कर रहा था। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं पर्सनल इसको अपने लिए भी एंकर में बन सकता हूँ या कुछ कर सकता हूँ। मैं कंपनी के लिए एंकरिंग कर रहा था। तो लगभग बहुत टाइम तक मैं वहाँ पे एंकरिंग करता रहा, और कह सकता हूँ कि मेरा जो आज जो बेस मजबूत हुआ जो एंकरिंग का, वो वहीं से मजबूत हुआ है। और मैंने इसके लिए कहीं विशेषज्ञ मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है। मतलब एक्टिंग के लिए भी मैं कहूँगा कि मैंने कहीं से ज़्यादा ऐसा कोई सीखा नहीं। बस हाँ, मुझे प्यार था इन चीज़ों से, कला से मुझे प्यार था, और शुरू से ही मुझे लगता था कि मैं कहीं ना कहीं कला से रिलेटेड चीज़ों में ही मुझे अपना वो दिखा था, क्योंकि मैं बोर नहीं होता इससे। बाकी किसी चीज़ से मैं बोर हो जाता हूँ बहुत जल्दी, और ये इन चीज़ों से मैं बोर नहीं होता। और आज भी जब मैं किसी स्टेज पे जब मैं एंकरिंग करने के लिए या होस्टिंग करने के लिए जाता हूँ, तो स्टेज से पहले तक मेरी एनर्जी कुछ और रहती है। स्टेज पे जाने के बाद मुझे खुद को नहीं पता रहता कि वो मतलब अलग माइक हाथ में आया और चीज़ें अलग। तो बस धीरे धीरे करते करते एंकरिंग करने लगे, और इसके साथ साथ एक्टिंग तो शौक था ही करने का। तो एक्टिंग भी जहाँ मौका मिला वहाँ भी एक्टिंग। कुछ अभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक्टिंग करके दिखा दें, कुछ अगर हो जाए तो? ज़रूर कुछ ऐसा हम कर सकते हैं। चलो, हम भोपाल में बैठे हैं तो भोपाल में ही कुछ हम करने का हम ट्राई करते हैं। एक मोनोलॉग है जो मैंने अभी हाल ही में, मैंने थोड़े दिन पहले ही मैंने परफॉर्म किया था एक जगह। उन्होंने मुझसे भोपाली कैरेक्टर बोला था, तो मैंने उसको प्ले किया था। तो एक रेहान नाम का कैरेक्टर रहता है, तो मैं उसे वहाँ पे कर रहा था। बड़ा पसंद भी आया उन्हें, तो उसे मैं करने का ट्राई करता हूँ फिर से। अरे मोहतरमा आदाब, बंदे को रेहान कहते हैं, और आपकी तारीफ रुखसार। बड़ा खूबसूरत नाम है आपकी तरह, और हमारे बारे में तो आपको मालूम ही होगा, पूरे भोपाल में सबसे हैंडसम बंदे हम ही हैं। अब ऐसा हम नहीं कहते, लोग कहते हैं, और लोग कहते हैं तो सही कहते होंगे। वैसे आपको बता दें, पूरे भोपाल में सबसे तेज़ गाड़ी भी हम ही चलाते हैं। नहीं मानोगे? आके देखो कोई वीआईपी पे। अच्छा, खैर छोड़िए, आप भी कोई कम खूबसूरत नहीं हैं। जब से हमने आपको देखा है, हमारी सुई थोड़ी अटक सी गई है आप पे। वैसे ऐसे वैसे लड़के नहीं हैं हम कि कोई भी लड़की आई और उसकी तारीफ़ करना शुरू कर दें। खुदा के बंदे हैं, और खुदा की बनाई हर चीज़ की तारीफ़ करना हमारा फ़र्ज बनता है। वो क्या बोलते हैं, मुलाहिजा फरमाते हैं कि खेलती है कभी लबों से तो कभी रुखसारों से। अरे वाह वाह तो कीजिए, कि खेलती है कभी लबों से तो कभी रुखसारों से, तुमने इन जुल्फ़ों को जड़ा सर पे चढ़ा रखा है। अरे 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 रुखसार, अरे माशाल्लाह निकल गई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार।
ऐसे ही कुछ। तो सिंगिंग का भी शौक रखते हैं? हाँ, सिंगिंग भी। एक्टिंग तो हो गई, अब अगर कुछ हो जाए गुनगुना दीजिए दर्शकों के लिए हमारे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। वैसे सिंगिंग बहुत टाइम से किया नहीं है, और ऑन स्टेज जब भी मौका मिलता है, कई बार होता है कि क्लाइंट, जब हम एंकरिंग कर रहे होते हैं उस समय भी क्लाइंट फरमाइश कर देते हैं कि भाई एक गाना सुना दो या कुछ भी सुना दो, तो कभी कभार गा लेते हैं। बाकी सिंगिंग को मैंने कभी मेरे मतलब ऐसे करियर के तौर पे नहीं देखा है। नहीं, हम भी बस ऐसे ही माहौल को थोड़ा ठंडा रख लेते हैं। चलिए एक पुराना गाना मैं सुनाता हूँ आपको। ना रस्में है ना कसमें है, ना शिकवे है ना वादे हैं, एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे सादे हैं, दो नैना सीधे सादे हैं, ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, चाँद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। वाह, बहुत शानदार। आप तो कह रहे थे कि बहुत टाइम से किया नहीं है, लग तो नहीं बहुत रहा। सच में बहुत टाइम से मैंने गाना नहीं गाया है। कुछ भोपाल के बारे में बताइए। अरे, भोपाल कैसा शहर है उसके बारे में कुछ बताइए। भोपाल यार, भोपाल तो एकदम जान है। मतलब हो सकता है कि एक कलाकार के तौर पे कुछ और भी जगह पे जैसे जाना होता ही है लगातार, और लेकिन यार भोपाल जो है ना वो दिल है यार, और सुकून है। सबसे बड़ी बात कि आप भोपाल में किसी भी जगह पे बैठ जाओ, जाके नुक्कड़ पे बैठो, चौराहे पे बैठो, आपको पता नहीं चलेगा कब आपने 2 से 5 बजा लिए, 2 से 4 बजा लिए, आपका समय ऐसा निकल जाएगा। और सबसे बड़ी ख़ास बात है, आपको भोपाल में किसी से ज़रूरी नहीं है कि आपकी पहचान हो। जनरली आप दूसरे शहर में जाओगे, मतलब मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सारे शहरों की, तो मे भी हो सकता है कि लोग इतनी जल्दी आपके साथ में कंफर्टेबल नहीं होंगे, बातचीत में इतनी जल्दी कंफर्टेबल नहीं होंगे। आप भोपाल में कहीं भी जाओ, वो कहीं भी बैठो और आप बातचीत करना चालू कर दो, भोपाल का आदमी इतना सुकून में है साहब कि आप उसके पास में बैठ के तमाम बातें कर लो, वो आराम से आपके साथ में बातें करेगा। इतना प्यारा है भोपाल का व्यक्ति कि आप बोलोगे कि किसी जगह के बारे में अगर आप पूछोगे कि साहब मुझे वो जगह जाना है या मुझे करना है, वो अगर आप उससे ज़्यादा बोलोगे ना कि यार यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो फिर वहाँ से क्या पड़ेगा, यहाँ से क्या, वो कहेगा भाई तू एक काम कर, गाड़ी में जगह हो तो मैं बैठता हूँ साथ में, छोड़ के आता हूँ तुझे। ये भोपाल की खूबसूरती है। और बिल्कुल यार कह सकते हैं कि, और सबसे बड़ी बात है यार, इतना ग्रीन शहर, इतना पानी। आप देखो, आप जनरली कितनी, आप कोई भी शहर को उठा लो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 तालाब, 2 तालाब, 3 तालाब। आप भोपाल को उठाओ, मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा तालाब हैं भोपाल में। 14 तालाब हैं जहाँ तक मैं देखिए आप, मोर देन 10 से ज़्यादा तालाब भोपाल के अंदर मौजूद है। इतना ज़्यादा ग्रीन है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं यार। और पब्लिक तो यार एकदम भोपाल की, एकदम आप कोई भी चीज़ को शुरू करो, आप कहीं कोई भी कार्यक्रम करो। रिसेंट की बात बता रहा हूँ मैं, जो प्रोग्राम की हम बात कर रहे थे अभी, मटकी फोड़ वाला जो प्रोग्राम है, आयोजक उनके बहुत ही कमाल के हैं। और उन्होंने, मैं कह सकता हूँ कि यार अपने प्रोग्राम का स्तर ऐसा बनाया है, उस दिन 6 बजे से प्रोग्राम शुरू होता है और वो प्रोग्राम रात के 3-4 बजे तक चलता है। भाई साहब आप मानेंगे नहीं, उस दिन कमाल, इतना पानी गिर रहा था, बीच बीच में रुक रुक के बहुत पानी गिरा है। आप परफॉर्मेंस देखेंगे, सबाई भट्ट की परफॉर्मेंस भी होगी या बीच में और भी जिन भी लोगों की परफॉर्मेंस थी, एकदम धुआंधार पानी भी गिर रहा था बीच में। साहब भोपाल की जनता ने वहाँ पे छतरी चालू कर ली, छतरी लगा ली, कई लोगों ने कुर्सियाँ ऊपर रख ली, अगर आप उसका वीडियो देखेंगे तो, लेकिन टस से मस नहीं हुई। भोपाल की जनता ऐसी है कि उसे जो चीज़ पसंद आ गई ना, वो सुकून में है, उसे देखना है, उसे चीज़ों को एंजॉय करना है। तो बस ये कह सकते हैं यार कि यहाँ के लोग, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का जो दीवानापन है वो एकदम अमेजिंग है। और मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ भोपाल का, मध्य प्रदेश का। मेरे वीडियो में भी मैंने ये बात कही थी
कि यहाँ की जनता ने जिस तरह का प्यार मुझे उस इंसिडेंट के बाद में दिखाया, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा कि क्रिटिसाइज़ करके वो चीज़ को, जिन भी लोगों ने मुझे प्यार किया, क्योंकि मे भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो नेगेटिव बात भी कर रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद में बहुत सारे लोगों ने, कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ऐसी बात करी, अरे भाई वो तो अब करियर ख़त्म, अब तो मतलब कुछ नहीं होगा उस आर्टिस्ट का, अब तो भाई उसका क्या हाल हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे तमाम तरह की बातें होती हैं जो कि ऐसा नहीं होता यार। आप आर्टिस्ट हो, देखो आपका काम है काम करना, जो आपने अपने इंटेंशन के साथ में, अच्छे इंटेंशन के साथ में अपना आपने काम किया, दैट्स इट। जो भी रिस्पॉन्स आया वो आपका इंटेंशन नहीं था, जो भी रिस्पॉन्स आया वो नियति का खेल है, वो आ गया है ना, उसको आप एक्सेप्ट करो, उसमें पॉजिटिव क्या है वो ढूंढो और आगे बढ़ो। और पब्लिक ने जिस तरह से पॉजिटिविटी अपने लिए दिखाई, वो अपने लिए बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मोमेंट था, और मैं शुक्रगुजार हूँ भोपाल का, मध्य प्रदेश की जनता का, जिन्होंने इतना प्यार मुझे उसके बाद में दिया है। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में मैं जो भी चीज़ करूँगा तो मैं अपने शहर को ज़रूर, मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आगे जाके नेक्स्ट लेवल पे मैं जहाँ भी मैं जाऊँ तो मैं रिप्रेजेंट करूँ भोपाल को। और ऐसा मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि मैं बड़ा थैंकफुल हूँ उस बात के लिए, जिसने भी ये लिखा था, मुझे नाम तो याद नहीं है। कुछ लोगों ने इस तरह के कमेंट्स किए थे कि भाई भोपाल की तहज़ीब देखो आप, एक भोपाल का कलाकार जिसको सरेआम वो चीज़ कही जा रही थी, लेकिन उसने जिस तरह से वहाँ उस पर्टिकुलर टाइम पे जो रिएक्ट किया है, इससे पता चलता है कि भोपाल की तहज़ीब क्या है, भोपाल के संस्कार क्या है। और बिल्कुल ये मतलब मुझे ये बात इसलिए अच्छी लगी कि उसमें भोपाल के संस्कार और भोपाल की तहज़ीब जुड़ी, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि कहीं ना कहीं लोगों ने ये मुझे इस तरह से देखा कि ये भोपाल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए जो भी गेस्ट वहाँ पे मेरे सामने खड़े थे, उनके लिए कहीं ना कहीं मैं एक कहा जा सकता है कि शहर को रिप्रेजेंट कर रहा था उस पर्टिकुलर उस शख्स के सामने। बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, और हमारे आयोजकों के लिए उस पर्टिकुलर उस जो प्रोग्राम हो रहा था, उस प्रोग्राम की भी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी भी कुछ मर्यादाएं थी। तो ज़रूर वो मेरे चीज़ उस समय जहन में थी कि मुझे अपने आप को कैसा काम रखना है, कैसा मुझे कूल रखना है, कैसा रिएक्ट करना है। तो वो डेफिनेटली मुझे उस बात का मुझे मेरे अंदर वो जहन में था, तो वो पर्टिकुलर उस टाइम पे उसी तरह से वो चीज़ें वहाँ पे निकली। आपने एक चीज़ कही कि दोनों तरह के लोग दिखे हैं ना, कुछ नेगेटिव वाले चीज़ें मिल जाती, तो उन्हीं में से किसी ने हमसे पूछा था, हमने बताया कि आप आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा दर्शकों में से ही कि ये सवाल पूछेगा कि आप कहीं प्रोग्राम होगा तो अजय मिमिक्री करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे। ये जहन में था उनके, जो भी था, नेगेटिव लोग हैं या जो भी है। नहीं बिल्कुल देखिए, हालांकि नेगेटिव पॉजिटिव तो ऐसा कुछ होता है, नेगेटिव तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो हमारे ऊपर है कि हम कितना उसको कैसे लेते हैं। देखो मिमिक्री आर्टिस्ट में हूँ नहीं मैं, एक्चुअली मैं बताऊँ, मैं मिमिक्री करता नहीं हूँ, और एक्टिंग में करता हूँ। तो बिल्कुल अभी भी मुझे जब भी मौका मिलेगा किसी का डायलॉग बोलने का या किसी के गाने गाने का, तो यार वो तो देखो कोई नहीं छीन सकता ना यार। गाने हम गाएंगे, डायलॉग भी हम बोलेंगे। हाँ, वो अगर उन्हें ऐसा उस समय महसूस हुआ था कि मेरी नकल करने की कोशिश की जा रही थी या वैसा कुछ था, देखो बहुत एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, बैक स्टेज भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, अगर लोग ये सोच रहे हैं कि एक उस पर्टिकुलर उस इंसिडेंट से ही चीज़ें वैसी हुई हैं या क्या है, देखो बहुत सारी चीज़ें एक कलाकार के स्तर पे भी होती हैं। शेट्टी साहब के भी कई सारे रीजंस रहे होंगे इस पर्टिकुलर वाक़ये पे। मैं एज एन आर्टिस्ट मैंने वहाँ रख के देखा अपने आप को, यार ऐसा क्यों हुआ, बहुत सोचा है मैंने उस विषय पे कि यार ऐसा क्यों हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये वहाँ से निकल के आया कि देखो उनके भी कुछ ना कुछ रीजंस रहे होंगे जो वहाँ से जो रिएक्ट हुआ है ना। तो हम ये नहीं कह सकते। हाँ, जो आपका सवाल था कि मिमिक्री करेंगे नहीं करेंगे, देखिए मिमिक्री मैं पहले भी नहीं करता था, मिमिक्री आर्टिस्ट मैं हूँ नहीं, तो शायद ही मैं मिमिक्री मैं करूँ। हाँ, अगर मैं अगर मुझे लगा कि नहीं यार मैं मिमिक्री कर सकता हूँ और मुझे लगा कि ये मैं सीख सकता हूँ, तो सीखने के बाद मैं ज़रूर ट्राई करूँगा करने की। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए, दर्शकों में से हमसे किसी ने पूछा था कि आपके एंकर आ रहे हैं, होस्ट आ रहे हैं आपके पॉडकास्ट में, तो उनसे पूछिएगा कि स्टेज फोबिया रहता है बहुत सारे लोगों को, उसको कैसे दूर करें। यार कोई शुरुआत कर रहा है तो मतलब स्टेज में जाने में ही लोगों के पैर कांपने लगते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। डेफिनेटली ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और एक और चीज़ है, आप गूगल भी अगर आप करेंगे ना, तो दुनिया के जो सबसे बड़े फोबिया है ना, उसमें स्टेज फियर का फोबिया रहता है। और
पर्टिकुलर मेरे केस में अगर बात करूँगा तो मुझे कभी इस तरह का नहीं रहा है। मैं मतलब पहली बार जब स्टेज पे गया तब भी मुझे फोबिया नहीं था। हाँ, नर्वसनेस आज भी रहती है। किसी भी प्रोग्राम से पहले ये रहता है कि यार मुझे बेस्ट करना है, मेरा बेस्ट करना है, तो वो हमको रहता है कि यार आज क्या हम इसमें डाल सकते हैं, क्या और चीज़ें हम बेस्ट कर सकते हैं। अब आपका जो सवाल था कि स्टेज फियर को कैसे हम कम कर सकते हैं, तो आप देखिए उसके लिए आप कुछ छोटे प्रोग्राम से आप स्टार्ट कीजिए। लाइक आपको लगता है कि हम जैसे प्रोग्राम जैसे हमने स्टार्ट किया, आज भी मुझे याद है कि यार कभी किसी झांकी में किसी ने बोला, गणेश पंडाल में अगर कोई कह रहा है कि भाई आरती के लिए अनाउंसमेंट कर दो, तो हम आरती के लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं। कभी कोई कह रहा है कि भाई कोई भी छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं ना, किसी का बर्थडे चल रहा है तो किसी ने बोला कि भाई ये इसमें ये होस्ट कर दो। और स्टार्टिंग के टाइम पे अभिषेक भाई आप मानेंगे नहीं, मैंने फ्री में काम किया। मुझे जहाँ से मुझे किसी ने बोला कि भाई ये करना है, पैसे नहीं मिलेंगे पर ठीक है यार भाई, माइक मिलेगा ना, चलो ठीक है आते हैं करते हैं, क्योंकि वो प्यार था। और स्टेज फियर को आपको कैसे कम करना है, उसके लिए आप कुछ भी, आप जितने भी छोटे प्रोग्राम्स होते हैं आपके गली मोहल्ले के, जो भी आप चीज़ें होती हैं, कई जगह होता है ना कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। आजकल तो बर्थडेज़ का इतना ज़्यादा चलन हो गया है कि लोग बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो आप अपने घर के फंक्शंस आप होस्ट कीजिए। घर में आजकल आप देखेंगे कि जो संगीत होता है, किसी की भी शादी होती है तो महिला संगीत होता है या हल्दी सेरेमनी होती है। खैर बहुत बड़े स्तर पे भी चीज़ें होती हैं जो हम लोग आजकल जाते हैं, इवेंट्स करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको शौक़ है करने का, तो आप अपने घर के फंक्शन से स्टार्ट कीजिए। और आप अपने घर के फंक्शंस में करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको अपने वोकल पे काम करना है, सुधारना है, तो आप वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कीजिए। आप वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कीजिए। वीडियोज़ में आप देखिए कि आप किस तरह से बोल रहे हैं, आपके जेस्चर किस तरह के रहते हैं, आपके जो भी आप वोकल बोल रहे हैं तो उसमें फंबल तो नहीं हो रहा है, और शब्द आपके कैसे निकल रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। क्योंकि सही शब्दों का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। एक आर्टिस्ट सब बन सकते हैं, लेकिन अच्छा आर्टिस्ट वही बनेगा जिसके पास में वोकेबलरी है, जो कि हमारे जावेद अख्तर साहब भी कहते हैं कि भाई आपके पास में अगर वो पिटारा होगा ना तो आप कुछ भी परोस दोगे। और आपके पास में जितना ज़्यादा आपके पास में, वो कहते हैं ना कि थाली है खाने वाली, एक बहुत सारे आइटम्स उसमें रखे रहते हैं तो थाली कैसी सजी धजी एकदम दिखती है। तो एक कलाकार के पास भी अगर बहुत सारे फ्लेवर हैं, एलिमेंट्स हैं, उसके फ्लेवर क्या हैं, उसके शब्द हैं, उसकी वो शायरी हैं, उसके वो अल्फाज हैं जो वो अलग तरह से बोलता है, मॉड्यूलेशन है, किस तरह से वो किस पिच पे बात कर रहा है, मतलब वेव्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा जा रहा है, ये मॉड्यूलेशन जो है ना वो दिखना चाहिए। तो जितना ज़्यादा वो इन चीज़ों को गहराई से समझेगा उतना ज़्यादा वो अपनी बातों को इफ़ेक्टिवली वो ऑडियंस तक पहुंचा पाएगा। आपने जावेद अख्तर साहब का नाम ले लिया तो मेरे जहन में पोइट्री शायरी कुछ करते हैं? अगर करते हो, कोई याद हो जहन में आ रही हो तो? बिल्कुल करते हैं। और रिसेंटली मैंने अभी हाल ही में एक और पॉडकास्ट हुआ था, वहाँ भी मैंने ये पोइट्री मैंने सुनाई थी। बहुत बड़े हमारे पोइट हैं, तो शिवमंगल सुमन जी की एक पोइट्री है, चलना हमारा काम है। तो इस इंसिडेंट के बाद में मुझे जब मैंने पढ़ा उसे तो बड़ा मुझे सटीक वो लगा कि गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक ना मंजिल को पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता रहा। निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। बस चलना हमारा काम है, चलते रहेंगे। चलिए चलते चलते ये भी बता दीजिए कि कैसा लगा पॉडकास्ट में हमारे साथ बैठ के? सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ में बैठ के बड़ी पॉजिटिव वाइब आई, और लगा ही नहीं कि पॉडकास्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा लगा कि जनरल डिस्कशन चल रहा है, और बहुत ही कमाल की पॉजिटिव वाइब है आपके इस सेटअप की। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि जितने भी कलाकार हैं उनको यहाँ आना चाहिए और अपना जो भी विचार हैं वो रखना चाहिए। अपने चाहने वालों के लिए कुछ कह दीजिए। तो अपने चाहने वालों के लिए वैसे तो मैंने बहुत सारी बात कह दी, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे चाहने वालों का, मेरे जितने भी दोस्त हैं, क्योंकि आज मैं कह सकता हूँ कि
जो भी मैं थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ कला के क्षेत्र में, बिल्कुल मैं अपने दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, जिनकी बदौलत मैं शायद आज यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। और परिवारजन में मुझे कोई ऐसा कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे परिवार में कोई ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिन्होंने मुझे कभी बता पाते, मुझे समझा पाते कि किस तरह से मुझे कला के क्षेत्र में मुझे बढ़ना है। बस मेरे पेरेंट्स को ये पता था कि हाँ भाई जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है। क्योंकि देखिए एक व्यक्ति के लिए जिसके परिवार की आप उम्मीद हो और आप नौकरी चाकरी छोड़ सब आपने छोड़ दिया हो सिर्फ आपको कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, तो परिवारजन टेंशन में तो रहते हैं, आपके परिवार के सदस्य टेंशन में तो रहते हैं कि यार आज तो कर पा रहा है, आगे जाके भविष्य क्या होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपनी लाइफ में अब उस स्टेज में जा रहे हैं कि वो अब कहीं ना कहीं देखिए जिम्मेदारी हमारी बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं बूढ़े हो रहे हैं आने वाले समय पे, वो हम उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर कहीं ना कहीं आने वाले समय पे आने वाली है। तो एक जिम्मेदारी के तौर पे ऐसा रहता है कि टेंशन रहती है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। आज भी मतलब मेरी जो मम्मी है उनको ये लगता है कि भाई ये तू क्या करता है, बोले क्या काम करता है। उनको नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ, मैं स्टेज पे क्या करता हूँ। तो वो तो ठीक है, अब उनको अपन ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। हाँ उनको ये पता है कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा प्रोग्राम करते हैं, एक्टिंग करते हैं। और लेकिन जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझे स्कूल कॉलेज के समय से जो भी मेरे अलग अलग समय पे अलग अलग दोस्त बने, क्योंकि स्कूल कॉलेज तक मेरे इस तरह के दोस्त नहीं थे जिनमें कोई कलाकार हो या कोई क्रिएटिव पर्सन हो। लेकिन जब मैं जैसे ही मेरे कॉलेज से बाहर आया, उसके बाद जब मैं जॉब में आया, जॉब के बाद जब मैं अपने सराउंडिंग में जब मैं चीज़ें करने लगा, तब मुझे ऐसे लोग, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अट्रैक्शन काम करता है, आप अगर किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो चीज़ें आपके पास में आती हैं। शाहरुख खान साहब का जो डायलॉग है, तो वो धीरे धीरे करके चीज़ें वैसी बनती गई, आसपास वैसा सिनेरियो बनता गया, लोग आपको वैसे मिलते गए और काम आपका बनता गया और धीरे धीरे करके वो हो गया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे दोस्तों का और ऑडियंस का, और जितने भी लोगों ने मुझे, तमाम लोगों ने जितना भी मुझे हेल्प किया है आज तक मुझे थोड़ा बहुत सीखने में और आगे बढ़ाने में, तो मैं उनका ज़रूर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आप जैसे लोगों का जिन्होंने हमें मौका दिया है, मंच दिया है आगे बढ़ने का। चलिए ये भी बता दीजिए जाते जाते कि एज एन एक्टर आप किसे पसंद करते हैं? कोई एक्टर हो जिसकी एक्टिंग आपको बहुत पसंद हो? यार ये बड़ा मेरे लिए बड़ा टफ सवाल है और पर्टिकुलर किसी एक का बताना बड़ा मुश्किल है। देखिए मैं फ़ैन हूँ शाहरुख खान साहब का, और वो इसलिए हूँ क्योंकि एक व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए ना, बहुत कमाल के एक्टर रहे हैं। जिस तरह की उनकी जर्नी है, जहाँ से वो आते हैं और जो उन्होंने आज मुकाम बनाया है, आज ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा ब्रांड शाहरुख खान। इसके अलावा अगर आप बात करें तो और भी तमाम एक्टर्स हैं जिनमें देखिए मुझे रणदीप हुड्डा बहुत काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आते हैं। उनके लिए मैं बस थोड़ा सा मुझे बुरा भी लगता है कि यार जिस तरह का काम उस बंदे ने किया है ना, बहुत मतलब कह सकते हैं कि अंडररेटेड है अभी तक ना, बहुत उनको वो चीज़ मिल जानी चाहिए थी। आप उठा के देखो सावरकर, आप उठा के देखो सरबजीत, वो आदमी ने अपने आप को ख़त्म कर लिया था। सरबजीत अगर आपने देखी हो, अगर नहीं देखी है जो भी हमारे व्यूअर हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप सरबजीत देखो। मतलब यार जो सरबजीत में जो पसलियाँ दिखाने चाहिए थी ना, कई बार होता है प्रोस्थेटिक यूज़ करके दिखा दी जाती है, आपको VFX यूज़ करके आपको ऐसा दिखा दिया जाता है। उस बंदे ने अपने आप को इतना कमज़ोर कर लिया था कि वो पसलियाँ जो दिख रही थी ना, वो एक्चुअल थी। उन्होंने जो मतलब अपने ऊपर काम किया था। तो रणदीप हुड्डा मैं कह सकता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाईवे में उन्होंने बहुत अच्छा कमाल का काम किया है, वो भी आप ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा एक्ट्रेस में बात करें तो आलिया भट्ट एक करेंट टाइम में बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं। उनका भी काम हाईवे में अगर आप देखेंगे, जब उनका वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई थी तब मुझे जनरल एक नॉर्मल हीरोइन की तरह वो दिखे थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने वर्सेटाइल कैरेक्टर अपने किए, जो उन्होंने हाईवे में किया, जो उन्होंने गंगूबाई जो आई थी उनकी उसमें उन्होंने किया, शी इज़ ब्रिलियंट। तो बहुत ही कमाल के कलाकार हैं। और पुराने उसमें जाएंगे आप तो सिल्क स्मिता हैं, स्मिता पाटिल हैं। स्मिता पाटिल बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस रही हैं, आप उनको देखेंगे तो बहुत ही शानदार एक्ट्रेस रही हैं।
ऐसे तमाम एक्टर एक्ट्रेस हैं, एक का बताना बड़ा मुश्किल है, पर इंडियन सिनेमा में बहुत ही लाजवाब एक्टर्स हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अजय जी। आपने टाइम निकाला, हमें टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा वो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। कोई पार्ट नहीं अच्छा लगा हो वो ज़रूर बताइएगा, उससे हमें सीखने को मिलेगा और हम उस पर सुधार भी करेंगे। धन्यवाद।